युद्ध क्यों होता है? रूस और यूक्रेन का युद्ध हो क्यों रहा है? देखिए, एक डर जब दूसरे डर के विरुद्ध होता है तो युद्ध होता है। ये जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है, दुनिया के ताकतवर देशों के बीच, या यूं कह लें कि डरे हुए ताकतवर देशों के बीच ये युद्ध हो रहा है, क्योंकि अमेरिका हमेशा डरा रहता है रूस से और रूस हमेशा डरा रहता है अमेरिका से, और इस बीच डरे रहते हैं यूक्रेन वाले, पश्चिमी यूरोप वाले, ग्रेट ब्रिटेन। तो ये सारे इतने डरे हुए हैं कि डर की वजह से ये युद्ध हुआ है, और इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया डरी हुई है कि कहीं परमाणु युद्ध न हो जाए। अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह से यूक्रेन को आज़ादी मिली और आज़ादी के समय क्या क्या हुआ, और उसके बाद किस तरह से पश्चिमी यूरोप, अमेरिका और रूस मिलकर यूक्रेन को कभी चैन से जीने नहीं दिया। ये जो नक्शा है ये रसियन FSR का है। उस समय ये सारे USSR के पार्ट हुआ करते थे, बेलारूसियन, यूक्रेनियन, मोल्डेवियन, जॉर्जियन, आर्मेनियन, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाक, रसियन, मंगोल, मांचू, उइगुर, ये सारे SSR के हिस्सा थे। इतने सारे हिस्सा थे। अब 15 इसके जो है टुकड़े अलग होकर निकल गए हैं। जो अलग अलग रंग के देख रहे हैं वो निकल चुके हैं, और ये लाल जो है ये रूस है। अब देखिए, डर क्यों पैदा होता है? डर इसलिए पैदा होता है कि आपके दिमाग में शक शुबा होता है, और शक शुबा क्यों पैदा होता है? क्योंकि इतिहास की साजिशें आपको जीने नहीं देती हैं। तो ये जो पश्चिमी यूरोप और रूस के बीच का जो झगड़ा रहा है, जो इतिहास रहा है, वो हमेशा से एक संदेह की बीज इन देशों के बीच डाले रहा है। 1917 के बाद की शुरुआत करते हैं कि उसके बाद क्या क्या हुआ। यहां बोल्शेविक क्रांति होती है और आ जाता है कौन? लेनिन। लेनिन आ गया। लेनिन ने कहा कि यहां से हम निकलेंगे, और ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये यूरोप का, यहां पर हम अपनी रेड आर्मी को लेके जाएंगे, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति हिंसक क्रांति थी और हिंसा के आधार पर साम्यवाद, कम्युनिज्म रूस में आया था, USSR में आया था। अब पश्चिमी यूरोप को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि ये सारे हम पर कब्जा कर लें। तो उस समय तक अमेरिका एक ताकत बन चुका था, और इंग्लैंड को लगने लगा था कि हमारा वक्त हो चुका है। वो मान लिया था कि अब हमारी जगह अमेरिका है और अमेरिका ही देखभाल करेगा। उसके बाद चार्टर जारी हुआ था, आपको याद होगा, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद। उस चार्टर के तहत तुरंत, अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पर पोलैंड में वुड्रो विल्सन आते हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति, और यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का गठन करने के साथ ही ये जो हिस्सा है, इस पर कब्जा करने के लिए रूस आगे बढ़ता है, और इधर से पोलैंड आगे बढ़ता है, और पोलैंड के साथ कौन कौन है? यूरोप के लोग हैं और अमेरिका है पीछे से। दोनों के बीच युद्ध शुरू होता है। युद्ध क्यों हुआ ये भी बता देते हैं। जैसे ही लेनिन यहाँ पर रूस में अपना शासन स्थापित किया, यहाँ पर भी उस समय 1917 के बाद, या यूं कह लें कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, बहुत सारे ये जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, वहाँ पर शासन व्यवस्था में बदलाव आया था। कहीं मोनार्क था, कहीं तानाशाही था। सब लोग लोकतंत्र की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ, या कह लीजिए साम्यवाद की तरफ, अलग अलग व्यवस्था की तरफ बढ़ने लगे थे। उसमें यूक्रेन में भी आज़ादी की घोषणा हो गई। आज़ादी की घोषणा होते हुए ये जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, अमेरिका थे, सबने मान्यता दे दी। मान्यता देते ही लेनिन गुस्से में आकर हमला बोल दिया। तो पोलैंड के जरिए यहाँ पर हमला बोल दिया पश्चिमी यूरोप के और अमेरिका के देशों ने, और भीषण युद्ध हुआ। 1918 में मान्यता दी थी सबने वेस्टर्न यूक्रेन को, और उसके बाद झगड़ा हुआ। 1921 तक चला। 1921 में आधा आधा बंट गया, मगर झगड़ा तो खत्म हो गया। आधा पार्ट रह गया पोलैंड के पास यूक्रेन का, और आधा USSR के पास वक्त। लेकिन ये संदेह के बीच जो झगड़े के थे वो उसी समय पड़ गए थे। उसके बाद से कोई भी शांति से नहीं रह पाया। अब देखिए, अब एक नया खेल शुरू होता है। उस समय रूस को खुश करने के लिए
जब यूनाइटेड नेशन बना तो यूक्रेनियन एसएसआर देश को मान्यता देकर इसको यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर बनाया गया। यानी ये देश नहीं था, ये रूस का हिस्सा था, मगर यूनाइटेड नेशन में तब ये देश बन चुका था क्योंकि रूस चाह रहा था कि उसके पास एक और वोट हो। वीटो पावर के लिए 50 वोट चाहिए थे। यूक्रेनियन एसएसआर को देश बनाकर यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर बना लिया, यानी कागजों में ये देश बन गया था। और ये गलती रूस नहीं की थी, यूएसएसआर नहीं की थी उस वक्त। खैर, अब जैसे तैसे यहाँ पर आधे में पोलैंड और आधे में यूएसएसआर राज करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि पश्चिमी यूरोप और अमेरिका शांत बैठ गया था, क्योंकि मॉस्को जो है ज्यादा से ज्यादा देशों में साम्यवाद लाना चाह रहा था और ये रोकना चाह रहे थे। तो इस बीच इन्होंने पोलैंड में रहकर ही ये यूक्रेनियन रिपब्लिक आर्मी का गठन करके और वहाँ पर, जिसे आप उग्रवाद कह लीजिए, आतंकवाद कह लीजिए या आज़ादी के दीवाने परवाने कह लीजिए, तैयार करना शुरू कर दिया। तो ये इलाका जो था यूक्रेन का वो डिस्टर्ब हो गया था और ये समझता था यूएसएसआर कि हमारे लिए मुश्किल समय है। इस बीच लेनिन का देहांत हो जाता है और यूएसएसआर की सत्ता स्टालिन को मिल जाती है। स्टालिन इन चीज़ों से बहुत नफरत करता था कि कोई सत्ता को चुनौती दे मॉस्को के। वो क्या करता है कि इस पूरे इलाके का रूसिफिकेशन शुरू कर देता है। ये जो यूएसएसआर के हिस्सा थे, रूसिफिकेशन शुरू कर देता है, जबकि लेनिन ने कहा था कि मैं सारे फेडरेशन को आज़ाद कर दूंगा अगर साम्यवाद वहां पर ढंग से आ जाएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, तो मैं इन सारे फेडरेशन को आज़ाद कर दूंगा। और यूएसएसआर का जब विघटन हुआ उस समय यह बड़ा तर्क दिया गया कि लेनिन ने हमें कहा था कि हम आज़ाद कर देंगे। इसीलिए आप अगर पढ़ेंगे तो पुतिन कहता है कि वह रोमांटिक आइडियलिज्म वाला आदमी था लेनिन, जिसने बर्बाद करने की बुनियाद रखी। तो पुतिन बहुत ज़्यादा लेनिन को पसंद नहीं करते, वह स्टालिन को पसंद करते हैं। उनका कार्यशैली स्टालिन वाली है। स्टालिन ने रूसिफिकेशन शुरू किया, जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कहा गया। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर दुनिया भर में हंगामा मचा। जिस तरह से होल्डोमोर भी कहते हैं, हिंदी में होल्डोमोर भी कहते हैं। छप्पनिया अकाल जिसे भारत की भाषा में कहते हैं, 1932 से 33 के बीच आया रूस में, जिसमें कहा जा रहा है कि 39 लाख लोग मारे गए थे। उसमें सबसे ज्यादा यूक्रेन में मारे गए और पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के मीडिया का कहना है कि ये जीनोसाइड था, ये नरसंहार था, स्टालिन ने यूक्रेन पर किया था यूक्रेन का रूसिफिकेशन करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि इस होल्डोमोर को लेकर किस तरह से यूक्रेन के लोगों में रूस के खिलाफ नफरत जगाने के लिए पश्चिमी यूरोप और अमेरिका ने काम किया। जब यूक्रेन आज़ाद हो गया और शुरुआती दिनों में पश्चिमी यूरोप समर्थित, अमेरिका समर्थित यूक्रेन में सरकार बनी, तो यहाँ के संसद में यह पारित कराया गया कि ये जो होल्डोमोर था, रूसी जो सूखा था, वो मानव निर्मित जीनोसाइड था। तो समझ सकते हैं कि किस तरह की कड़वाहट पश्चिमी यूरोप, अमेरिका और रूस में यूक्रेन को लेकर रहा है। अब स्टालिन के जाने के बाद निकिता ख्रुश्चेव आए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सेक्रेटरी बने यूएसएसआर के। निकिता ख्रुश्चेव का जन्म जो है रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर हुआ था और उनका ज़्यादा जो पढ़ाई लिखाई बचपन था यूक्रेन में गुजरा था। यहीं पर उन्होंने नौकरी की, मजदूरी की, बोझ उठाया, सब्जियां बेची और बाद में वो इस पद पर पहुंचे कि सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूक्रेन, यूएसएसआर बने थे वो स्टालिन के समय ही। बाद में पूरे यूएसएसआर के कम्युनिस्ट सेक्रेटरी बने। वो जब बने तो उन्होंने पहली बार जो 20वां कम्युनिस्ट कांग्रेस हुआ तो उसमें कहा था कि स्टालिन ने भारी भूल की है, हमें लेनिन के मार्क्सवाद पर काम करना है। और उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, मगर पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के मीडिया ने यह यूक्रेन में बताना शुरू कर दिया कि देखो तुम्हारा जो है सेक्रेटरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर का, वो कह रहा है कि तुम्हारे साथ गलती की थी स्टालिन ने, तो आप समझ जाओ कि गलती की थी। और वहाँ पर राष्ट्रवाद की बीज बोना शुरू कर दिया। अब ख्रुश्चेव को लगा कि यूक्रेन को संभालना जरूरी है, तो ख्रुश्चेव ने क्या किया कि पेरियास्लाव की एक संधि हुई थी। पेरियास्लाव की संधि जो हुई थी वो 1654 में हुई थी और पहली बार जो हेटमैन कोसैक साम्राज्य था उसने ये जो आप देख रहे हैं देश, पोलिस और लेताविया,
उनका कॉमनवेल्थ था 1654 में, उससे बचने के लिए यूक्रेन ने वहां पर उस समय वहां के जार से समझौता किया था और तब पहली बार 1654 में कीव और मॉस्को एक साथ आए थे। शुरुआत में था कि विदेश नीति और रक्षा जो है वो मॉस्को के हाथ में रहेगा, बाकी अपना शासन, लेकिन धीरे धीरे करके यूक्रेन और मॉस्को एक हो गए थे। अब वो जो है पेरियास्लाव को याद किया निकिता क्रुश्चेव ने 1654 में जब एक हुए थे यूक्रेन और मॉस्को तब, और उसके 300वीं वर्षगांठ मनाई गई और पूरे रूस में और यूक्रेन में बड़ा जलसा हुआ। इसे सबसे बड़ी दोस्ती की वर्षगांठ बताया गया यूएसएसआर में। और गिफ्ट में जिस क्रीमिया को लेकर आप झगड़ा करते हैं, ये जो ब्लैक सी का हिस्सा है के पास जो क्रीमिया है, इस क्रीमिया को लेकर इतना हंगामा मचता है। ये क्रीमिया के बारे में कहा जाता है कि छीन लिया रूस ने। इस क्रीमिया को 1654 में दोस्ती के रूप में गिफ्ट किया था निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन यूएसएसआर को। ये गिफ्ट किया हुआ था यूक्रेनियन यूएसएसआर को, वो भी तब जब केवल 27% आबादी यूक्रेनियन थी क्रीमिया में। उसके बावजूद अपनी दोस्ती दिखाने के लिए निकिता क्रुश्चेव यूक्रेन के लोगों का दिल जीतने के लिए इस तरह से क्रीमिया को गिफ्ट कर दिया। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे वहाँ पर कार्यक्रम चलाए गए। जो यूक्रेन था काफ़ी समृद्ध बना उस दौरान, आप देखेंगे तो। उससे पहले कहानी बता देते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर और स्टालिन के बीच समझौता हुआ था। बड़ी दिलचस्प समझौता है। बाद में है जो स्टालिन था वो अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के साथ लड़ा, मगर पहले हिटलर के साथ समझौता किया था। इसलिए कि हिटलर ने क्या किया था कि ये जो यूक्रेनियन रिपब्लिक आर्मी थी उनको खड़ा करके और रूस के खिलाफ यहाँ पर चरमपंथियों को खड़ा करके उग्रवाद फैला दिया था आज़ादी के नाम पर। उसको क्रश करने के लिए स्टालिन ने, हालांकि बहुत लोगों को मारा स्टालिन ने, ऐसा कहा जाता है, हिटलर से समझौता कर लिया, मगर वो समझौता चला नहीं, क्योंकि थोड़े ही दिन में हिटलर ने क्या किया कि पोलैंड पर हमला बोल दिया। 10 दिन बाद स्टालिन ने भी बोल दिया। और वही दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जो वेस्टर्न यूक्रेन आप देख रहे हैं, पहली बार स्टालिन ने छीन कर एक मुकम्मल यूक्रेन बनाया। कुछ रोमानिया का हिस्सा था, उससे लिया, कुछ स्लोवाकिया का हिस्सा था, इससे लिया। तो पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, इन सब का हिस्सा लेकर एक मुकम्मल देश यूक्रेन स्टालिन ने बनाया। बार बार रूस यही कहता है, जो मैं आपको पिछली बार कहा था, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गए राजगंवर। ये यूक्रेन देश ही हमने बनाया है, तो बटा हुआ था और इसे लेकर अमेरिका और पश्चिमी यूरोप भाग रहा है। ये दुख है रूस का। खैर, अब ये यूक्रेन राष्ट्र मुकम्मल जो आज का नक्शा देख रहे हैं, इस क्रीमिया को छोड़कर जो वापस ले लिया है रूस ने, ये दोनेस्क और लुहांस्क में भी कुछ समस्याएं हैं। बाकी ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये नक्शा स्टालिन के समय बना था। लेकिन जो राष्ट्र है, राष्ट्र नक्शे का नहीं होता है। राष्ट्र भवन, बिल्डिंग, सड़क, पुल, इन चीज़ों का राष्ट्र नहीं होता। राष्ट्र इंसान से होता है, राष्ट्र दिलो दिमाग से बनता है, जिससे लेकर अभी समस्या है। यूक्रेन के लोगों को लगता है कि हमारा राष्ट्र जो है यूक्रेन है और जबरदस्ती रूस हम पर कब्जा करना चाहता है। खैर, कुछ हुआ बीच में, क्रुश्चेव को हटना पड़ा और ब्रेजनेव आ गए, सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। ब्रेजनेव के समय और अच्छी बात हुई, क्योंकि वह यूक्रेनियन थे। यूक्रेनियन व्यक्ति यूएसएसआर का राष्ट्रपति बना और दोनों में इंटीग्रेशन हुआ और खूब विकास हुआ यूक्रेन का। जितनी समृद्धि देख रहे हैं आप, न्यूक्लियर रिएक्टर देख रहे हैं, उद्योग देख रहे हैं, यानी कि मॉस्को ने जमकर पैसा लगाया इस पार्ट में, यहाँ दिल जीतने के लिए। पर यह हो नहीं पाया, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आप कितना भी डेवलपमेंट कर लीजिए, इंसान को अगर आज़ादी चाहिए और इंसान के दिलो दिमाग में ऐसा लगता है कि हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं यहाँ, तो फिर उन्हें लंबे समय तक आप रोक नहीं सकते हैं। और
ब्रेजनेव के जाने के बाद गोर्बाचेव आया और गोर्बाचेव ने जो ग्लासनोस्त और पेस्ट्रोइका शुरू किया, उसका परिणाम हुआ कि सबको लेनिन याद आने लगे कि लेनिन ने कहा था कि एक बार साम्यवाद चरम पर चला जाएगा तो हम सबको आज़ाद कर देंगे, और वही आकांक्षा जगी। आकांक्षा जगाने में कहा जाता है कि ये जो इलाका है, इन इलाकों का बड़ा पार्ट है। हालांकि पहले जो आप देख रहे हैं ये देश, ये सारे देश एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये 1990 में आज़ाद हो गए थे। 1990 में आज़ादी इसकी भी शुरू हो गई थी कमोबेश, लेकिन 1991 में ये आज़ाद हो पाया। और आज़ाद किस तरह से हुआ था, क्या हुआ था, ये सारी कहानी हम आपको बता ही चुके हैं। और देखिए मज़ेदार बात है कि जिस समय हिटलर के साथ उस वक्त यूक्रेन की आज़ादी के लिए लड़ने वाले, पोलैंड के साथ 1917, 18, 19, 20, 21 में लड़ने वाले, इन सब को नए इतिहास में यूक्रेन में हीरो बनाया गया। और किसके खिलाफ लड़ रहे थे? यूएसएसआर के खिलाफ। तो आप समझिए कि वहाँ पर हालात कैसे हैं, कि किस तरह के साहित्य, किस तरह के लिटरेचर वहाँ उपलब्ध कराया गया। इस सब का दोष जो है रूस देता है अमेरिका पर और पश्चिमी यूरोप पर, कि इन्होंने मिलकर ये सारा कराया है। ग्रेट ब्रिटेन शुरू से चाहता था हमें डिस्टर्ब करना, और हमें डिस्टर्ब किया है। और ये डरा हुआ है कि यहाँ पर पोलैंड में ये आ गए हैं, ये जो स्टेट हैं जिन्हें आप बाल्टिक स्टेट कहते हैं, ये सब नेटो के साथ हैं, यहाँ वाले भी करीब करीब उसके साथ ही रहते हैं। तो ये एक पार्ट बचा है जिसको हम बचा कर रखें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो युद्ध हो रहा है, ये डर का युद्ध है, और डर साजिशों की वजह से हुआ है। और इस युद्ध में कोई भी दूध का धुला नहीं है। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप नहीं कह सकते कि हम दूध के धुले हैं, हम कोई साजिश नहीं कर रहे थे। और रूस भी यह नहीं कह सकता कि हम दूध के धुले हैं, हम डरे हुए नहीं थे कि कहीं यूक्रेन मजबूत न हो जाए। आगे हम आपको बताएंगे कि 1917 के पहले की कहानी क्या है। ये बहुत पुरानी कहानी है, ये बहुत पुराना झगड़ा है। अभी तक हमने आपको बताया आज़ादी के पहले और फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद का झगड़ा पश्चिमी यूरोप और यूएसएसआर के बीच का। अब हम आपको बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध के पहले की कहानी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि झगड़ा पुराना है।